नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आज की बात में। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला कि दहशतगर्दों की प्लानिंग 6 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में एक साथ ब्लास्ट करने की थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सिर्फ कार ब्लास्ट नहीं, ड्रोन अटैक्स और रॉकेट्स के जरिए हमले करने के भी मंसूबे पाल रहा था। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के अलावा TATP जैसे घातक विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया और आशंका यह भी है कि लाल किले के पास कार ब्लास्ट में डॉक्टर उमर ने शू डिवाइस का इस्तेमाल किया, क्योंकि कार से एक जूता बरामद हुआ है जिसमें इस TATP विस्फोटक के अंश मिले हैं। NIA ने इस मामले में डॉक्टर उमर के एक सहयोगी जसीर बिलाल को गिरफ्तार किया है, जिसे आज कोर्ट ने NIA की 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया। यह जसीर बम बनाने में एक्सपर्ट है। उसने इस टेरर ग्रुप की बम बनाने और विस्फोटक का इंतजाम करने में मदद की। जसीर ने पूछताछ में कबूल किया कि उमर उसे भी फिदाइन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो आत्मघाती हमले के लिए तैयार नहीं हुआ और इसके बाद डॉक्टर उमर ने खुद ही सुसाइड अटैक किया। आज उमर का एक वीडियो भी सामने आ गया जिसमें उसने अपने जिहादी इरादे जाहिर किए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ रही हैं। इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल में शामिल एक एक दहशतगर्द को क्या रोल दिया गया था, किसकी क्या भूमिका थी, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। टेरर फंडिंग केस में ED ने आज कहां कहां रेड की, अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें अब कैसे बढ़ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर उल नबी के खतरनाक इरादों से। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में आज सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। जांच एजेंसियों को सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उल नबी का एक वीडियो मिला। करीब 70 सेकंड का यह वीडियो इस बात का पक्का सबूत है कि दिल्ली में ब्लास्ट भले ही हड़बड़ी में किया गया, लेकिन इस तरह के ब्लास्ट की प्लानिंग लंबे वक्त से चल रही थी। डॉक्टर उमर और उसके साथी फिदाइन हमले की तैयारी कर रहे थे। गैंग में शामिल नौजवानों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए तैयार करने की फिराक में थे। इस वीडियो में डॉक्टर उमर इसी सिलसिले में बात करता दिखता है। वो फिदाइन अटैक को इस्लाम से जोड़कर इसे जायज बताने की कोशिश कर रहा है। और नोट करने वाली बात यह है कि उमर ने इस वीडियो में अपनी बात अंग्रेजी में कही। वो कश्मीरी है, उसे कश्मीरी भाषा अच्छी तरह आती है, उसे उर्दू और हिंदी भी आती थी, लेकिन फिर भी उसने वीडियो अंग्रेजी में बनाया। यह इस बात का संकेत है कि उमर के टारगेट पर हाईली क्वालिफाइड लोग थे जो अंग्रेजी बेहतर समझते हैं। इस वीडियो में उमर उन नबी यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि फिदाइन अटैक या फिर सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर कुछ लोगों के मन में गलत फहमियां हैं। कुछ लोग इसे सभ्य समाज के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, कानून के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। और इसके बाद इस दहशतगर्द ने इस सुसाइड अटैक को कैसे इस्लाम से जोड़ा, आप देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have और अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उमर ने यह वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया। हालांकि वीडियो को देखने से तो लग रहा है कि यह वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिकॉर्ड किया गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल और उमर बिल्डिंग नंबर 17 में रहते थे। इसी बिल्डिंग की किसी ऊपरी मंजिल में उमर ने यह वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उमर ने कैमरा खिड़की की तरफ मूव किया था और जांच एजेंसियों को लगता है कि हो सकता है उमर ने यह वीडियो मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी से पहले बनाया हो।
इस वीडियो का मकसद टेरर ग्रुप में शामिल लोगों को सुसाइड अटैक के लिए कन्विंस करना था, क्योंकि यह गैंग सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। जब इसके लिए ग्रुप से जुड़े डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही थी, उसी दौरान उमर ने दूसरे नौजवानों को भी रेडिकलाइज करने के लिए, उनको सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार करने के लिए यह वीडियो बनाया होगा। आज यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर ने इस टेरर ग्रुप में शामिल जसीर बिलाल उर्फ दानिश को भी सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसाया था, लेकिन दानिश इसके लिए तैयार नहीं था। दानिश को एनआईए ने कल कश्मीर से गिरफ्तार किया था। आज उसको दिल्ली में अदालत में पेश किया गया और एनआईए ने दानिश को 10 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पता चला है कि दानिश बॉम्ब बनाने का उस्ताद है। उसने इस वाइट टेरर मॉड्यूल में शामिल दहशतगर्दों की मदद की थी। आतंकवादियों का प्लान ड्रोन्स के जरिए भी हमला करने का था। ये लोग छोटे छोटे रॉकेट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। दानिश इस काम का एक्सपर्ट था, वो इसमें लगा हुआ था। पूछताछ में दानिश ने बताया कि वो 2023 से उमर उन नबी के कांटेक्ट में था। उमर उसको फिदाइन हमला करने के लिए तैयार करना चाहता था, लेकिन दानिश डर गया। उसने सुसाइड अटैक को इस्लाम के खिलाफ बताकर फिदाइन बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद उमर ने उसे ड्रोन बम बनाने के लिए कहा, ताकि रिमोट से ड्रोन बम हमले किए जा सकें। दानिश के इस खुलासे को जांच एजेंसियां उमर के इस वीडियो से जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि दानिश ने सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार कर दिया था और इस्लाम का हवाला दिया था, और इसके बाद ही उमर ने फिदाइन अटैक को जस्टिफाई करने के लिए, गैंग मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए यह वीडियो बनाया होगा। और फिदाइन अटैक को इस्लाम के मुताबिक उसने जायज ठहराने की कोशिश भी की। अब तक की जांच में एजेंसियों के हाथ ऐसे सुराग लगे हैं जिनसे यह पता चलता है कि इन टेररिस्ट के इरादे बहुत खतरनाक थे। एफएसएल की टीम्स को ब्लास्ट साइट से 2 ऐसी चीजें मिली हैं जो बहुत खतरनाक प्लानिंग की तरफ संकेत करती हैं। जांच में एक्सपर्ट्स ने ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार के एक्सेलरेटर के करीब डॉक्टर उमर के पैर का एक टुकड़ा बरामद किया। उसमें जूता भी था और इस जूते में एक मेटल नुमा सब्सटेंस था, जिससे यह लग रहा है कि इसी की मदद से उमर ने धमाके को अंजाम दिया। इसके अलावा ब्लास्ट साइट से एक बहुत ही खतरनाक केमिकल TATP, इसके भी ट्रेसेस मिले हैं। TATP का पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राइपरॉक्साइड। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां इस केमिकल को मदर ऑफ सेटन, मतलब शैतान की अम्मा कहते हैं। यह एक बेहद अनस्टेबल केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। हल्के से भी घिसाव, हल्की सी चिंगारी से भीषण ब्लास्ट होता है और बहुत बड़े इलाके को यह अपनी चपेट में ले सकता है। आतंकवादी इसको सुसाइड अटैक, लोन वुल्फ आतंकी हमलों और स्लीपर सेल्स की मदद से टेरर अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश के आतंकियों ने TATP को काफी मात्रा में जमा कर रखा था। ऐसे में जूते और टायर के पास TATP मिलने से सिक्योरिटी एजेंसियां और चौकस हो गई हैं, क्योंकि कई ऐसे देशों में जहां TATP मिला है उसका संबंध किसी आतंकी साजिश के पर्दाफाश से, छुपे हुए डिवाइसेस से और गाड़ियों के जरिए किए जाने वाले आतंकी हमलों से मिला है। 2001 में पहली बार TATP का इस्तेमाल करके रिचर्ड रीड नाम के एक शख्स ने पेरिस से अमेरिका के मियामी में जा रही फ्लाइट को उड़ाने की नाकाम कोशिश की थी। TATP के बहुत ही अनस्टेबल होने और आसानी से हासिल होने की वजह से इसे भारी तबाही वाला सब्सटेंस माना जाता है। ऐसे में आतंकी उमर की कार से इसके नमूने मिलने को एक बड़ी साजिश का इशारा समझा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान हर दिन डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल के नए नए राज सामने आते हैं। डॉक्टर्स के मोबाइल और लैपटॉप की जांच से पता चला है कि डॉक्टरों का यह टेरर मॉड्यूल खाने पीने के कोड वर्ड में टेरर प्लांट की बातें करता था। इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सैयद अपने हैंडलर्स से जिन कोडेड मैसेजेस में बात करती थी, उसमें दावत और बिरयानी जैसे वर्ड्स थे। बिरयानी का मतलब एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक। दावत का मतलब हमले का दिन। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चैट्स में जब संदेश आता था कि बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार रहो, तो इसका मतलब होता था बम तैयार है और हमला जल्दी होने वाला है। यह भी पता चला है कि बम धमाके करने के लिए डॉक्टर शाहीन के नाम से एक और कार इसी सितंबर में खरीदी गई थी। इससे पहले डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट कार का पता चला था, जिसमें से एक विदेशी राइफल और एक पिस्तौल मिली थी। अब पता चला है कि शाहीन सैयद ने एक ब्रेजा कार भी खरीदी थी और इस कार की डिलीवरी के लिए डॉक्टर मुजम्मिल भी शाहीन के साथ गया था। गाड़ी की डिलीवरी लेते हुए दोनों की तस्वीर भी सामने आई है, आप देख रहे हैं।
शाहीन सैयद ने इस कार का पूरा पेमेंट कैश में किया था। इस व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप में हर मेंबर का रोल बड़ी क्लियरली डिफाइंड था। जैसे पिछले महीने जैश के पोस्टर लगवाने के इल्जाम में पकड़े गए शोपियां के मौलवी इरफान अहमद की जिम्मेदारी मस्जिद में आने वाले नौजवानों का ब्रेन वॉश करना, उनको टेरर मॉड्यूल में शामिल करना था। इस ग्रुप में डॉक्टर्स को मौलवी इरफान ने ही जोड़ा था। इरफान के कहने पर सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल शकील रेडिकलाइज हुआ और बाद में उसने और अपने साथियों को इसमें शामिल किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार था। मुजम्मिल ने ही मौलवी इरफान के कहने पर ग्रुप में बाकी डॉक्टर्स को जोड़ा। मुजम्मिल लगातार अपने जूनियर्स को कट्टरपंथी रास्ते पर चलने के लिए उकसाता था। उसी ने अदील अहमद राथर और डॉक्टर शाहीन सैयद को इस ग्रुप में शामिल किया। मुजम्मिल की जिम्मेदारी विस्फोटकों के ट्रांसपोर्टेशन की थी। उसी को एक्सप्लोजिव्स रखने का इंतजाम करना था। इसी के लिए मुजम्मिल ने फरीदाबाद में अल फलाह कैंपस के पास धौज गांव में पहले एक कमरा किराए पर लिया। इसके बाद जब जगह कम पड़ने लगी तो मुजम्मिल ने फतेहपुर तगा में एक और घर किराए पर ले लिया, जहां से बाद में 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। इस टेरर ग्रुप का तीसरा सबसे अहम किरदार डॉक्टर शाहीन सैयद थी। डॉक्टर शाहीन ने इस ग्रुप से अपने भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को जोड़ा। डॉक्टर शाहीन को आतंकियों की महिला ब्रिगेड तैयार करनी थी। इसे हापुड़ और सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। शाहीन ने बम ब्लास्ट के लिए 2 कारें खरीदी। उसको इस मॉड्यूल के लिए फंडिंग का काम भी सौंपा गया था। शाहीन ने ही 20 लाख रुपए का इंतजाम किया। डॉक्टर शाहीन एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए अपने हैंडलर्स से बात करती थी। यह टर्की और पाकिस्तान जाकर उन हैंडलर्स से मिली भी थी। टेरर मॉड्यूल का एक और अहम किरदार ब्लास्ट में मारा गया, वो था डॉक्टर उमर उन नबी। उमर उन नबी नौजवानों को ग्रुप में शामिल करने के लिए उसे रोल दिया गया था। वो एक्सप्लोजिव्स का बड़ा जानकार था। उमर उन नबी ने खुद भी बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और कई जूनियर्स को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए वो प्रेरित करता रहता था। नौजवानों को अपने इस टेरर मिशन से जोड़ने के लिए उमर उन नबी ने वीडियो भी बनाए। जब मुजम्मिल और शाहीन सैयद पकड़े गए तो उमर उन नबी ने लाल किले के पास जाकर धमाका कर दिया। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा एक और डॉक्टर अदील अहमद राथर था। कुलगाम का रहने वाला अदील मुजम्मिल के जरिए मौलवी इरफान के संपर्क में आया। उसे हथियार जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। अदील जब अनंतनाग में नौकरी करता था तब उसने विदेशी राइफल और पिस्तौल अपने लॉकर में रखी हुई थी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस बरामद कर चुकी है। इस सिलसिले में लेटेस्ट गिरफ्तारी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की हुई है, जिसने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। वो उमर उन नबी के जरिए इस ग्रुप से जुड़ा था और उमर के कहने पर रिमोट से चलने वाले ड्रोन बम तैयार कर रहा था ताकि दूर बैठकर ही आतंकी हमले किए जा सकें। हैरान करने वाली बात यह है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल ज्यादातर डॉक्टर्स फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। दहशतगर्दों ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज को अपनी शैतानी साजिश का अड्डा बनाया, लेकिन अब अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 राज्यों में अल फलाह ग्रुप से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों को आशंका है कि अल फलाह ग्रुप शेल कंपनियों की आड़ में पैसों की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। अल फलाह ग्रुप के तहत 9 शेल कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से ज्यादातर के डायरेक्टर, कंपनी के ऑफिस, ईमेल्स सब एक हैं। इन कंपनियों के नाम पर बहुत कम सैलरीज जा रही थीं और ये गिने चुने बैंक खातों से ट्रांसफर होती थीं। इनके एचआर डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं है। जांच में पता चला है कि इन कंपनियों में कोई ऐसा काम नहीं होता था जिसको कारोबार कहा जा सके। आज ईडी ने दिल्ली, फरीदाबाद, मध्य प्रदेश में अल फलाह से जुड़े ठिकानों पर सर्च की। पता चला कि इस ग्रुप की कई कंपनियों के खाते से तनख्वाहें जा रही थीं, मगर कर्मचारी ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी में दर्ज नहीं थे। कंपनियों की केवाईसी डिटेल्स में भी गड़बड़ियां थीं। ऐसा लगता है कि बड़े तालमेल के साथ ग्रुप की कंपनियों के नाम पर हेराफेरी की जा रही थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी अल फलाह ग्रुप के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को पूछताछ के लिए समन भेजा है, क्योंकि ग्रुप के संस्थानों की यूजीसी और नैक से मान्यता भी सवालों के घेरे में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसमें पनाह लेने वाले दहशतगर्द डॉक्टर गैंग का ऑपरेशन जारी है। एक एक करके गैंग के मेंबर, उनके मददगार
पकड़े जा रहे हैं। अब तक जो खुलासे हुए हैं उनसे इतना तो तय है कि इस टेरर मॉड्यूल के इरादे बहुत खतरनाक थे। साजिश भयंकर तबाही की थी, तबाही का सामान जुटा लिया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की अलर्टनेस की वजह से इनकी सारी साजिश धरी की धरी रह गई। मौलाना इरफान, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को वक्त रहते ही पकड़ लिया गया। अगर ये टेररिस्ट्स पकड़े न जाते तो कितनी भयंकर तबाही होती, इसका अंदाजा अब लग रहा है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि अब जांच एजेंसियां इस टेरर मॉड्यूल में शामिल एक एक दहशतगर्द तक पहुंचेंगी और उन्हें ऐसी सजा दिलाएंगी जो इंसानियत के दुश्मनों के दिलों में सिहरन पैदा करे। इस बीच एक और हैरान करने वाली खबर आई। दिल्ली ब्लास्ट केस के नाम पर अब ठगी भी शुरू हो गई है। साइबर ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि उनके फोन और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों ने किया। इसके बाद लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है और फिर डिजिटली अरेस्ट करने का वारंट दिया जाता है। जो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं उनका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। इस किस्म के 3 मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोग तो समझ गए कि मामला ठगी का हो सकता है, इसलिए बच गए, लेकिन एक महिला के अकाउंट से ठगों ने करीब 6.5 लाख रुपए गायब कर दिए। कानपुर में साइबर ठगों ने सुनीता गौड़ को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर 6,66,000 रुपए ऐंठ लिए। साइबर ठगों ने कानपुर के स्वरूप नगर की रहने वाली सुनीता को फोन करके कहा कि उनका नाम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है। फिर उनको व्हाट्सएप कॉल करके डिजिटली अरेस्ट बता दिया गया और फिर उनके अकाउंट से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। जब तक सुनीता गौड़ कुछ समझ पाती, उनके अकाउंट से 6,66,000 रुपए जा चुके थे। पुलिस अब इस पूरे मामले को देख रही है। कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे RTGS से 6,66,000 रुपीज RTGS कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। साइबर ठगों ने कानपुर में कुछ और लोगों को भी अपनी इस जालसाजी में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग सतर्क थे, ठगे जाने से बच गए। कानपुर के कारोबारी पंकज चड्ढा ने बताया कि शुरुआत में तो उन्हें भी डर लगा कि कहीं उनका नाम वाकई में दिल्ली ब्लास्ट से तो नहीं जुड़ गया है, लेकिन बाद में उन्हें अंदाजा हो गया कि यह मामला साइबर ठगी का है। भैया मेरे पास शनिवार को 15 तारीख को सुबह 10:15 बजे के करीब फोन आया कि ये मोबाइल नंबर आपका कितने साल पुराना है। तो मैंने बताया 18 से 20 साल पुराना ये नंबर है। फिर कहने लगे कहाँ रहते आप? मैंने कहा कानपुर। फिर बात करते करते में उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम पुलवामा और दिल्ली आतंकी हमले में जोड़ा गया है। तो मैंने कहा भैया मेरा कैसे नाम जोड़ा जाएगा? आपके दस्तावेज और आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे बरामद हुआ है किसी अफजल खान के पास से। फिर वो कहने लगे कि आप आके अभी 2 घंटे के अंदर अंदर लखनऊ ATS मुख्यालय मिलिए। तो मैंने कहा मैं असमर्थ हूँ, आज की डेट में नहीं आ सकता। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 5 मिनट बाद उन्होंने दूसरे नंबर से फ़ोन किया। जब दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो फिर उन्होंने यही बात दोहराई। तो मैंने मना किया। तो इतने में ही उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए वीडियो कॉल करके किसी और से बात कराई। तो जिनसे बात कराई तो वो पुलिस की वो वर्दी पहने बैठे थे और उन्होंने मुझको एकदम से हड़काना चालू किया, मुझको डराना धमकाना चालू किया। जब मैंने इसका विरोध करा तो फिर वो कहने लगे कि आप अपना मोबाइल फुल चार्ज करके बैठे और आधार पैन लेके बैठे। तो मैंने कहा ये किस लिए? कहने लगे ये कार्रवाई है, आपको सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके लिए जरूरी होता है। तो मैंने मना किया कि मैं नहीं करूंगा। तो तब वो मुझको डराने धमकाने लगे। मैंने फिर उनसे फ़ोन काट दिया। जब फ़ोन काट दिया तो उसके बाद फिर 2 बार उन्होंने मुझको फिर से फ़ोन करने की कोशिश करी, मगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। ये जब पैन और आधार और आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए, जब इन्होंने ये सब बातें कही तो तब मुझे लगा कि ये साइबर ठगी का ही मामला है। कानपुर में ऐसा ही एक और मामला आया जहां पर CK तिवारी नाम के एक शख्स साइबर ठगी के शिकार होने से बच गए। इनके साथ भी ठगों ने डिजिटल अरेस्ट वाला दांव आजमाया, लेकिन CK तिवारी भी चौकस थे, वो ठगों के झांसे में नहीं आए। परसों जो है हमको एक पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ से एक कॉल आई हुई थी कि आपका नंबर ये हमको कहीं से इनपुट मिला है ATS पूना से। तो वहां से आपको लग रहा है कि आप कहीं का इन्वॉल्वमेंट, आपका कोई
पहलगाम और ये दिल्ली ब्लास्ट के उसमें हो सकता है, इसलिए आपको जानकारी के लिए हमने फ़ोन किया है कि आप अपना डिटेल बताइए कि क्या ऐसा आप कहीं बाहर गए या आपका कोई आईडी कहीं पर वो लीक हुआ या किसी आईडी से आपने कोई सिम लिया, किसी को दिया, ये कोई आपके नाम से एक दूसरी एक आईडी सिम निकाला आपकी आईडी से, तो आपने किसको आईडी दी या क्या है, कहीं आईडी खोई आपकी या मोबाइल खोया, इस तरीके की जानकारी करते हुए फिर एटीएस पूना से इन्होंने मोबाइल को लिंक कर लिया बातचीत में, और एटीएस पूना से उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट अपना वो दीजिए हमको, ताकि हम उसको आपका वेरिफिकेशन कर सकें कि ये क्या सही है क्या गलत है, और अगर आप नहीं ऐसे बता रहे तो आपको ऐसे तो आना चाहिए यहाँ एटीएस पूना ब्रांच आ करके डिपार्टमेंट में, और वहाँ आप अपना जो है ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। और फिर उन्होंने एक नंबर दिया कि इसको जो है आप ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, और वीडियो कॉल करेंगे उसका आपको जवाब देना है, और घर के एक कमरे में बिल्कुल सेपरेट रिजर्व हो जाइए, न टीवी चलना चाहिए, न ही कोई आपके आसपास होना चाहिए। इस तरीके का जब उन्होंने किया तो मुझे ये डाउट हुआ कि शायद इस तरीके के जो फ्रॉड साइबर क्राइम वाले कोई हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने इसकी 1930 में इसकी जो है कंप्लेन भी की और उनको डिटेल बताया। मैंने एक खबर आपको सावधान करने के लिए पूरी डिटेल में बताई, भुक्तभोगियों की बात भी आपको सुनवाई, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। ये बात नोट कर लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगर कोई आपको डिजिटल वारंट दिखाए, वीडियो कॉल करे, पुलिस की वर्दी में आपको डिजिटल अरेस्ट का हुक्म भी दे, समझ जाइए कि वो ठग है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और डरने की बजाय तुरंत पुलिस को फोन कीजिए, संपर्क कीजिए। 1930 पर फोन करके आप इसकी जानकारी दीजिए, आगे का काम पुलिस करेगी। अब बात बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, और परसों नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री आएंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की भी संभावना है। कल बीजेपी के विधायकों की मीटिंग में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इसके बाद एनडीए के सारे विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाने की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे, जबकि साध्वी निरंजन ज्योति और अंजुम राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। इस बीच नई सरकार के स्वरूप को लेकर के भी मंथन शुरू हो गया है। जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा और लल्लन सिंह ने आज दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे तक मीटिंग की। इस मीटिंग में क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर बात हुई, इस पर पूरी डिटेल जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। जी देवेंद्र। और साहब, सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह के शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, जो कि मांगा गया था एनडीए के नेताओं द्वारा अपने ज्योतिष से। तो वो जो समय दिया गया है परसों 11 बजे से लेके 11:50 तक, यानी कि उस 50 मिनट का शुभ मुहूर्त है, जिसमें नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 2 लाख तक लोगों का वहाँ पे जमावड़ा होगा। जाहिर तौर पे एनडीए के नेता इसे बहुत भव्य बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके साथ कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब बात हो गई कि आखिर सरकार का जो गठन होगा वो किस प्रकार का, तो उसके बारे में सौरभ कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कुछ मामले में अभी भी बातचीत जारी है। आज जो 3 घंटे की बैठक हुई थी, संजय झा, ललन सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इन सभी की मौजूदगी में, तो उसमें भी सब कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। आज रात या कल सुबह तक उस बारे में पूरी तस्वीर साफ होगी। जो चीज़ें तय हैं वो ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से होंगे। बीजेपी के अलावा किसी और का कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, यानी कि एलजेपी का नहीं होगा। एलजेपी, हम और कुशवाहा, इन तीनों के अभी एक एक मंत्री शपथ लेंगे। आगे एलजेपी के लिए एक और सीट रखी जाएगी, यानी कि एलजेपी के हिस्से में 2 मंत्री पद आएंगे और बाकी दोनों के लिए, जीतन राम मांझी और कुशवाहा के लिए एक एक। बीजेपी में अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो एक डिप्टी सीएम तय है, सम्राट चौधरी।
दूसरे डिप्टी सीएम में विजय सिन्हा और मंगल पांडे, इन दोनों के नाम पर अभी विचार चल रहा है। सोर्सेज के द्वारा भी हमें जानकारी मिली कि अभी भी इन दोनों में से किसे दूसरा डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा वो तय नहीं है। मंत्रिमंडल संभव है कि 20 के आसपास की पूरी संख्या रहे, यानी कि पूरे स्ट्रेंथ के साथ ये शपथ नहीं होना है। साथ ही साथ सौरभ, आज की बैठक में जो जेडीयू नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं की हुई थी, उसमें पोर्टफोलियो को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है कि फाइनेंस किसके पास रहे, होम मिनिस्ट्री किसके पास रहे, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। अंतिम सहमति उस पर भी अभी नहीं बन पाई है। आज देर रात तक उम्मीद की जा रही है कि शायद फाइनल खाका जो है वो पूरी तरह से खींच लिया जाए कि कितने मंत्री बनेंगे और किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा। जी सौरभ। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी डिटेल में आपने बताया कि कौन कौन मंत्री बन सकता है, कौन उप मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बार बिहार में सबसे बड़ा झटका लेकिन अगर किसी को लगा है तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। चुनाव नतीजे आने के 3 दिन के बाद आज प्रशांत किशोर पहली बार कैमरे पर आए। चेहरे पर हार की हताशा साफ दिख रही थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो पार्टी के संस्थापक हैं, वो पार्टी के सबसे बड़े कैंपेनर थे, स्ट्रैटेजी उनकी थी, उम्मीदवारों के चयन पर फाइनल मुहर उन्होंने लगाई थी, इसीलिए नतीजों की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो हार के कारणों पर विचार करेंगे, जो कमियां रह गईं उन्हें दुरुस्त करेंगे और आत्ममंथन के लिए 20 नवंबर को गांधी प्रतिमा के नीचे 1 दिन का उपवास करेंगे, मौन व्रत रखेंगे। लेकिन सवाल यह था कि प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गईं तो वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। जेडीयू को तो 85 सीटें मिल गईं। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या अपने वादे के मुताबिक वो राजनीति छोड़ देंगे? इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए को ये जीत रुपए बांटने की वजह से मिली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि महिलाओं, जीविका दीदियों, बुजुर्गों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत समाज के हर वर्ग के लोगों को पैसे बांट दिए गए और ये जीत की वजह थी। लेकिन फिर भी राजनीति से संन्यास लेने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन बिहार नहीं छोड़ेंगे। बिहार के लोगों के लिए लड़ेंगे। एनडीए ने चुनाव में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए अब वो इस सरकार को मजबूर करेंगे। कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार है, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216, 91-216। जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। बिहार में प्रशांत किशोर ने मेहनत तो बहुत की थी, माहौल भी अच्छा बनाया था, लेकिन नतीजे देखकर प्रशांत किशोर को समझ आ गया होगा कि दूसरों को चुनाव लड़वाना, किसी पार्टी के लिए इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाना और खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने में बहुत फर्क होता है। बिहार के बाद आइए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही हैं, लेकिन एसआईआर के काम को रिव्यू करने के लिए आज चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंच गई।
सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में यह टीम 4 दिन तक बंगाल में ही रहेगी। यह तय करेगी कि एसआईआर का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, एरर फ्री और इम्पार्शियल हो। चुनाव आयोग बंगाल में एआई बेस्ड वेरिफिकेशन टूल्स भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो फर्जी और मृत वोटर्स की पहचान करेगा। चुनाव आयोग लगातार दावा कर रहा है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट शुद्ध होगी, घुसपैठियों की पहचान होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की इस सक्रियता का असर बंगाल में दिखने लगा है। बंगाल में सालों से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के अंदर भगदड़ मची हुई है। हजारों घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के जत्थे अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर खुद ब खुद पहुंच गए और बॉर्डर पार करने के लिए बीएसएफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार ने हकीमपुर में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी परिवारों से मुलाकात की। इनमें से कोई 15 साल पहले आया था, कोई 5 साल पहले। कुछ घुसपैठिए तो देश के कई हिस्सों में रहकर आए हैं। लेकिन जब ये एसआईआर का काम शुरू हुआ, तब से इन्हें इस बात का डर लगने लगा कि अगर ये लोग पकड़े गए तो सीधे जेल जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि अब बांग्लादेश लौट जाएं। ओंकार सरकार ने बांग्लादेश से आए जिन घुसपैठियों से बात की, इनमें से कुछ लोग दलालों की मदद से आए हुए थे, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस से बचते बचाते पहुंचे थे। ये लोग बॉर्डर पार करके बंगाल में घुसते हैं, फिर थोड़े दिन कोलकाता उसके आसपास के इलाकों में डेरा जमाते हैं। कुछ महीने रुकने के बाद, यहाँ के तौर तरीके, भाषा सीखने के बाद फिर ये देश के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं। एक शख्स ऐसा मिला जो 20 साल से भारत में रह रहा है। इसका नाम है रबीउल शेख। बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है। उम्र है 30 साल के आसपास। रबीउल ने बताया कि यह अपने माता पिता के साथ बचपन में भारत आया था। माँ बाप वापस चले गए, लेकिन यह यहीं रुक गया। यहीं एक बांग्लादेशी लड़की से फिर इसने शादी कर ली। अब इसके 2 बच्चे हैं। रबीउल ने बताया कि वो कोलकाता में राजमिस्त्री का काम करता है। कई बार उसने भारत के डॉक्यूमेंट बनवाने की भी कोशिश की, लेकिन बनवा नहीं पाया। और अब एसआईआर का काम शुरू होने के बाद इसे पकड़े जाने का डर लग रहा है, इसलिए अब ये वापस बांग्लादेश जाना चाहता है। कब आए थे यहाँ पर? बचपना में। कितने साल पहले? 20 साल का करीब हुआ। कैसे आए थे यहाँ पर? माँ बाप का साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? माँ बाप तो चला गया गाँव, हम यहीं रह गया कलकत्ता में शादी उदी करके। अच्छा। तो ये कोलकाता में कहाँ पर रहते थे? खिदिरपुर बोला तो। क्या काम करते थे? राजमिस्त्री वाला। अच्छा, तो 20 साल से यहाँ पर रुके हुए हो, तो कभी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं था? जी नहीं। तो कैसे रहते थे वहाँ पर? हम लोग को कभी कुछ मांगा नहीं। हम लोग फुटपाथ में बांस का खुट्टा उट्टा देके झोपड़ी बना के हम लोग रहते थे रोड का साइड में। 20 साल पहले आए थे, वापस कभी गए हो बांग्लादेश? जी नहीं, कभी नहीं गए, यहीं पर रहे हो। तो अभी क्यों वापस जाना चाहते हो? अभी वापस जा रहे इसीलिए कि बोल रहा माँ बाप का वोटर कार्ड दिखाओ। तो माँ बाप का तो बांग्लादेश मेरा घर है, इंडिया तो मेरा घर है नहीं कि हम कार्ड दिखाए, कुछ भी दिखाए। तो इसीलिए हम जा रहे। तो यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है क्या? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बनवाने की कोशिश किए थे? बनवाने का कोशिश वो इधर उधर फोटविला में ना काम करने के लिए बनवाने का कोशिश किया, लेकिन पीछे का कुछ रहेगा तब ना कि मेरा तो फैमिली वगैरह यहाँ कुछ है नहीं, खाली मेरा औरत बाल बच्चे छोड़ के। रबीउल ऐसा एक शख्स नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। बांग्लादेश के खुलना का ही रहने वाला रुबीन मुल्ला एक लेबर है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता है। 5 साल पहले एक दलाल की मदद से इसने भारत में घुसपैठ कर ली। पहले अकेले भारत आया, फिर बांग्लादेश जाकर इसने शादी की, फिर अपनी वाइफ को लेकर यहां आ गया। जब इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में पता चला तो जेल जाने के डर से अब बोरिया बिस्तर समेट लिया। घर कहाँ है? घर बांग्लादेश है। तो यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे आप? आया था या 5-6 साल हो गया। अच्छा, कैसे आए थे? आया थे यही सब पैसा खिला के आया था दलाल से। अच्छा, तो क्या काम करते थे आप? बिल्डिंग लाइन में काम करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप वापस क्यों जाना चाहते हो? आया हुआ से हम लोग को बोल रहा है CNR से चालू हो गया, तो हम लोग का तो कोई यहाँ का आईडी प्रूफ कोई है ही नहीं कुछ, इसीलिए सब हम लोग को बोल रहा है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। डॉक्यूमेंट कोई आधार कार्ड या इंडिया में मेरा है ही नहीं। आया थे काम काज के लिए, उधर उतना कमाई नहीं होता था। कितने लोग आए थे आप? आए थे हम अकेले ही आए थे। तुम्हारा परिवार तो बांग्लादेश में था। अच्छा, हाँ, यहाँ के तो शादी किया था।
अच्छा अभी 2 बच्चा है, एक फैमिली है। अच्छा, उनको लेके वापस जा रहे हो? हाँ तो तुम्हारा वाइफ किधर का है, बांग्लादेश का ही है? हाँ, बांग्लादेश का ही है। ये तो वो घुसपैठिए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए, इन्हें पकड़े जाने का डर है इसलिए लौट रहे हैं। लेकिन इन परिवारों को देखकर आप जरा अंदाजा लगाइए कि बंगाल में घुसपैठियों की तादाद कितनी होगी और बंगाल इनके लिए कितनी सेफ जगह है। भाषा लगभग एक जैसी, कल्चर एक जैसा, आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं। अब राजा शेख नाम का एक लड़का 4 साल पहले 5-6 लोगों के साथ भारत में घुसा। इसके साथ आए लोग भारत के अलग अलग शहरों में जाकर बस गए और राजा शेख खुद पहले कोलकाता में रहा, लेबर का काम किया, फिर कोलकाता से ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तक गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां इनका एक पूरा नेटवर्क काम करता है। राजा शेख 4 साल से भारत में है, लेकिन वो अपनी मां को कमाई का एक हिस्सा बांग्लादेश भिजवाता है। बांग्लादेश से एक आदमी आता है और पैसा लेकर इनके घरों पे जाता है। राजा शेख का अभी भी बांग्लादेश लौटने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एसआईआर की कार्रवाई से डरकर इसके मकान मालिक ने इसको घर से निकाल दिया। मजबूरी में इसे बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। हम आया था, लोगों को साथ चला आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ, इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कैसे आए थे यहाँ पर? चोरी छिपे? चोरी छिपे। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए। दूसरे स्टेट में भी? हाँ। कौन कौन राज्य में? मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में भी गया था। हकीमपुर बॉर्डर पर मौजूद इन घुसपैठियों को बीएसएफ अब बांग्लादेश भेज रही है। कई परिवार कल रात से यहीं पर जमा हुए हैं। अब इन्हें गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। बीएसएफ इन लोगों से इनके डॉक्यूमेंट्स ले रही है। इन्हें वेरीफाई करने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को भेजा जा रहा है। वेरिफिकेशन कंफर्म होने के बाद बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को हैंडओवर कर रही है। हम लोग इस वक्त रुके हुए हकीमपुर बॉर्डर पे, और हकीमपुर बॉर्डर पे कोई कल रात से तो कोई आज सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए। इस वक्त वो यहाँ पर रुके हुए हैं बांग्लादेश वापस जाने के लिए। बीएसएफ के साथ शायद कोई बातचीत हुई होगी कि उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और सामने ही चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट में लगातार गाड़ियां आ रही है और गाड़ियों से इन लोगों को उठाकर दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाने के जो काम है वो काम किया जा रहा है। आज बांग्लादेश घुसपैठियों की वापसी को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इतने बरसों से घुसपैठिए बंगाल में रह रहे थे, यहां काम कर रहे थे, घूम रहे थे, बंगाल की पुलिस ने इन्हें क्यों नहीं पकड़ा। मजूमदार ने कहा कि एसआईआर की वजह से आज इतना बड़ा सच सामने आ गया। अब यह बात भी समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर क्यों रही हैं। बांग्लादेशी नेशनल्स है और सालों से बंगाल में रह रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि किस लिए ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी पार्टी एसआईआर का विरोध इतनी जोर शोर से कर रही थी। और वोट बैंक के लिए अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, ये तो देशद्रोहिता है। सालों से ये लोग बंगाल में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी की पुलिस को जानकारी नहीं है, ये हमें बिलीव करना पड़ेगा। और सालों से यहाँ पे बैठकर किसी ने शायद वोटर कार्ड भी बना लिया, किसी ने आधार कार्ड भी बना लिया। अब ऐसा नहीं होता तो लोगों को पता, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश के अंदर इतने सारे घुसपैठिए बैठे हुए हैं और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अपनी सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया तो तृणमूल कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया। तृणमूल के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आरोप लगाने से पहले बीजेपी को यह बताना चाहिए कि जो बांग्लादेशी वापस लौटे हैं वो बंगाल के वोटर हैं या नहीं हैं। मजूमदार ने कहा कि अगर घुसपैठिए देश में घुसे तो इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, क्योंकि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है। Who have assembled at the border? Are they voters? बॉर्डर पर जो लोग जमा हैं, क्या वो वोटर हैं?
क्या आपने इसकी जांच की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं? हमें शक है और ये पक्का करना जरूरी है। और सवाल ये है कि अगर वो बांग्लादेश जाने को तैयार हैं तो पहला सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके वो भारत के अंदर घुसे कैसे? बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ करती है, ये अमित शाह के मंत्रालय में आता है। पहले बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए और फिर ये बताना चाहिए कि जो लोग लौट रहे हैं वो वोटर हैं या नहीं। BJP should answer first. बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन का असर दिख रहा है। हजारों घुसपैठिए सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है। हैरानी की बात है, एसआईआर का विरोध सिर्फ बंगाल में ही नहीं हो रहा। केरल विधानसभा ने एसआईआर को पोस्टपोन करने का एक प्रस्ताव पास कर दिया। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने लोकल बॉडी इलेक्शन का हवाला देकर वोटर लिस्ट के रिवीजन को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। कांग्रेस ने तो वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ आंदोलन का ही ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार नजर आए। कांग्रेस दफ्तर में उन 12 राज्यों के नेताओं की मीटिंग हुई जहां पर एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और मीटिंग में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली करेगी। आइए अब आपको हम बांग्लादेश का हाल भी बता दें। बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद कई जगह हिंसा भड़क गई। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं। आज शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने एक बंद का कॉल दिया था। कई हाईवे ब्लॉक किए, जुलूस निकाला। कई जगह शेख हसीना के समर्थकों और जातीय छात्र शक्ति के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हंगामा कल रात ही बढ़ गया था। बीती रात पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के घर पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया। बांग्लादेश में केरानीगंज, नारायणगंज, चट्टोग्राम, बोगरा और सिराजगंज में प्रोटेस्टर्स ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गोपालगंज के कोटालीपाड़ा पुलिस स्टेशन पर देसी बम फेंके गए। इस हमले में पुलिस की 3 जवान घायल हो गए। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। ढाका के धान मंडी 32 इलाके में बीती रात से ही हिंसा हो रही है। यह इलाका बमों की आवाज से गूंज रहा है। कल से ही यहां पर कट्टरपंथी जमा हुए हैं और रुक रुक कर हिंसक झड़पें हो रही हैं। कट्टरपंथी जमात के लोग बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का मेमोरियल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए जवानों को कई बार लाठियां चलानी पड़ी, लेकिन कट्टरपंथियों ने जवानों पर ही बमों से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले छोड़े। धान मंडी 32 इलाके में अभी भी हालात काबू में नहीं है। ढाका के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात है। ट्रैफिक रोक दिया गया है। बांग्लादेश में हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस बस खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। इसकी एक ही वजह है, बांग्लादेश में जितनी अराजकता होगी, सियासी पार्टियों के लोग जब तक सड़कों पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक इलेक्शन नहीं होगा और मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को मार गिराया गया। आज सुबह आंध्र प्रदेश के मरेडमिल्ली में जंगलों में हुए एनकाउंटर में हिडमा, उसकी पत्नी राजे समेत 6 नक्सली मारे गए। हिडमा के पास से 2 AK-47 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद किया गया है। माडवी हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का कमांडर था। इसे सबसे खतरनाक बटालियन माना जाता है। बैंड नक्सली संगठन CPI माओवादी की सेंट्रल कोर कमेटी का यह सदस्य था। हिडमा पिछले 2 दशकों में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। इसमें 2010 में दांतेवाड़ा में हुआ वो हमला भी शामिल है, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 में हुए झीरम घाटी के हमले में भी इसका हाथ था। इस हमले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप मारी गई थी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद हिडमा आंध्र प्रदेश में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसके मूवमेंट के बारे में पता था। जैसे ही हिडमा के ठिकाने की पक्की खबर मिली, ऑपरेशन शुरू किया गया और कुछ ही घंटों में हिडमा को मार गिराया गया। In last 1 or 2 days we had a very specific intelligence. पिछले 1-2 दिनों में हमें पुख्ता इंटेल मिला था कि कुछ बड़े माओवादी नेता आंध्र प्रदेश में घुसने और आंदोलन को रिवाइव करने का प्लान बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 6 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई। उनकी पहचान हो गई है। इसमें एक माडवी हिडमा था, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर और 1st बटालियन का कमांडर था। ये बहुत खतरनाक और मोस्ट वांटेड माओवादी था। उसकी लाश बरामद हो गई है। उसकी पत्नी राजे की लाश भी मिली है। इनके साथ उसके 4 गनमैन्स की बॉडी भी मिली है। Her body has been recovered along with नक्सलियों के ज्यादातर कमांडर्स मारे जा चुके हैं। टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आंध्र प्रदेश में आज 31 माओवादियों को पकड़ा भी गया। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर पूरी तरीके से टूट गई है। इसलिए भरोसा रखिए कि अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद का देश से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। आज सूरत से एक हैरान करने वाली खबर आई। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 9 किलो से ज्यादा मिलावटी पनीर बरामद किया। 900 किलो। सूरत की मशहूर सुरभि डेयरी की 2 यूनिट से 900 किलो नकली पनीर जब्त करने के लिए जांच के लिए लैब में भेजा गया। सूरत पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ डेयरी वाले सस्ते केमिकल की मदद से बना हुआ नकली पनीर बाजार में बेच रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद सूरत एसओजी और फूड विभाग की टीम ने सुरभि डेयरी के गोदाम पर रेड की। रेड के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर के साथ साथ पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला। पुलिस ने डेयरी से 450 किलो माफ कीजिएगा बटर, 600 लीटर दूध और 90 लीटर तेल बरामद किया और पता लगा कि नकली पनीर होने की वजह से ये आधी कीमत पर इसे बेचते थे। आज हमारे संवाददाता निर्णय कपूर अहमदाबाद में फूड डिपार्टमेंट की लैब में गए और उन्होंने देखा कि यहाँ असली और नकली पनीर का पता कैसे लगाया जाता है। ये जो पनीर का टुकड़ा यहाँ पे है हमारे पास, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, प्रक्रिया क्या है इसकी? ये पनीर हमें दिखने में पनीर जैसा ही दिखता है, बट यहाँ पे लैब में हम उसका टेस्ट करते हैं और उससे टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये प्योर पनीर है या डुप्लीकेट पनीर है। करना क्या होता है, कैसे सैंपल लेते हैं? तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेड करेंगे। अच्छा, ये इसको ग्रेड करके यस पहले आप कलेक्ट करते हैं? यस ग्रेड करके ग्रेटेड किया हुआ सैंपल हम लेंगे और उसके बाद उसकी फैट निकालने के लिए हम एसिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये एसिडाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? अभी जैसे हमने ये सैंपल लिया और उसके बाद उसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ओके, तो ये आगे यस प्रक्रिया जो है ये काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं इसमें। डाइजेस्ट हुआ सैंपल हमें मोजोनियर फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, ये जो सैंपल हमने कलेक्ट किया वहाँ से एसिडाइजेशन के पास एक लंबी प्रक्रिया है वो, और इसके बाद इसको आपने ये मोजोनियर फ्लास्क ये इक्विपमेंट को मोजोनियर फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद हम 10 ml अल्कोहल डालेंगे। इसमें अल्कोहल डालेंगे? यस। और अल्कोहल के साथ और भी कुछ डालते हैं? हाँ सॉल्वेंट ईथर जी, ये अल्कोहल इसके अंदर आप डालेंगे? यस। और उसके बाद फिर सॉल्वेंट ईथर डालेंगे? यस, सॉल्वेंट ईथर और पेट्रोलियम ईथर 40-60 दोनों सॉल्वेंट डाल के हम इसको शेक करेंगे। अच्छा, तो ये डालने से क्या होता है? जो फैट है वो फैट ये सॉल्वेंट ईथर में ये सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट होगी। यस, लंबी काफ़ी प्रोसेस है। ये टेस्ट करने में करीबन 4 आवर्स लग जाते हैं। 4 घंटे से? यस। जब यहाँ लैब में सैंपल आता है उसका टेस्ट होता है, ये टेस्ट में से सब पास होता है, उसके बाद उसके रिजल्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये प्योर पनीर है या डुप्लीकेट पनीर है। किस प्रकार का एडल्ट्रेशन है ये? इसमें ये जो रीडिंग आया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें ये पामोलिन या पाम ऑयल डाला हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं प्राइमरी हिसाब से। इस वक्त मार्केट में मिल रहा ज्यादातर खुला पनीर या तो मिलावटी है या नकली है। नकली पनीर बनाने में तो दूध का इस्तेमाल होता ही नहीं है। अपराधी डिटर्जेंट, कास्टिंग सोडा, पामोलिन ऑयल, इसके साथ कुछ केमिकल्स मिलाकर पनीर जैसी शक्ल का एक चीज़ बना देते हैं। जबकि मिलावटी पनीर में थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें
फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए पामोलिन ऑयल मिला दिया जाता है। नकली पनीर हो या मिलावटी पनीर, दोनों सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। जिसे आप प्रोटीन समझकर खाते हैं, बच्चे को देते हैं, वो असल में जहर है। और मुश्किल यह है कि नकली पनीर की पहचान आसानी से की नहीं जा सकती। इसलिए पनीर या तो घर में बनाकर खाइए या फिर किसी रेप्यूटेड ब्रांड का पनीर ही खरीदिए। अमेरिका से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को लेकर निकल चुकी है। अनमोल बिश्नोई कल भारत पहुंच जाएगा। अनमोल पर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ साथ सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का भी आरोप है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अनमोल बिश्नोई को भारत भेजने की जानकारी बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को दे दी है। बैंड्रा वेस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले साल अक्टूबर में कर दी गई थी। ये अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाना एक बड़ी कामयाबी है। अनमोल बिश्नोई भारत आएगा तो लॉरेंस बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली खोलेगा। इस गैंग के दूसरे अपराधी भी पकड़े जाएंगे और सबसे बड़ी बात, गैंगस्टर्स को यह मैसेज जाएगा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, कानून के हाथों से नहीं बच सकते।